नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आप लोग अच्छे से होंगे, पूरी उम्मीद है हमें। पॉडकास्ट की श्रृंखला यहाँ शुरू हो चुकी है और तमाम मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे जुड़े हैं। इन्हीं मुद्दों में एक जो बड़ा मुद्दा है वो है लोन। लोन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि लोन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। ये तमाम चारों सवाल हैं। तो इसी पर बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनिफाइड लैंड के फाउंडर अनुज सिन्हा, जिनके पास 17 साल के बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों में इन्होंने काम किया है और लोन डिपार्टमेंट को इन्होंने करीब से देखा है। हर रोज कई सारे कॉल्स आते हैं आपके पास, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, कई मामलों में तुरंत लोन हो जाता है और कई मामलों में लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तमाम प्रक्रिया क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अनुज जी, एक बार फिर आपका स्वागत है और पहला सवाल आपसे यही है, जो लोन है जिसको लेकर के इतना सवाल उठता है, किसी का एक्सेप्ट हो जाता है, किसी का रिजेक्ट हो जाता है, सबसे बड़ी चीज क्या है किसी लोन के लिए कि वो एक्सेप्ट हो जाए और उस आदमी को लोन मिल जाए? देखिए, लोन के अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे अगर आप चाहें तो बैंक में जाकर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और हर बैंक का पॉलिसी अलग अलग है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और अगर आप किसी एक्स बैंक के पास जाते हैं तो उनकी पॉलिसी अलग है, किसी वाई बैंक के पास जाएंगे तो उनकी पॉलिसी अलग है। अच्छा। तो हो सकता है कि आपका केस एक्स बैंक के साथ अप्रूव हो जाए, वाई बैंक के साथ रिजेक्ट हो जाए। लेकिन एक आम जो ग्राहक है उसको तो ये पता नहीं है कि एक्स बैंक कौन सा है, वाई बैंक कौन सा है। वो तो उसके पास एक कॉल आता है, आपको लोन चाहिए, और उसे अगर जरूरत होती है तो बोलता है हाँ, और उसका लोन अप्लाई हो जाता है। या कई सारे वेबसाइट्स भी हैं जहां पर लोन अप्लाई होता है, वो कई सारे बैंकों का डिटेल दिखाते हैं और कहते हैं कि हम लॉग इन कर रहे हैं आपके इसको। तो वो लॉग इन करते हैं और बाद में कई लोगों को निराशा हाथ लगती है कि उनका लोन जो है वो कैंसिल है, उनको लोन मिलता ही नहीं है। तो कैसे आदमी क्या कुछ ऐसा करे जिससे कि उसे इस असुविधा से बचने में मदद मिले? देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि लोन अप्लाई कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब आज के डेट में क्या हो गया कि बहुत सारे दुकान खुल गए हैं जहां पर कस्टमर को लोन देने के लिए फोन किए जाते हैं। बिल्कुल। कि सर मैं आपको लोन दे दूंगी या दे दूंगा, जो भी फोन करता है। बिल्कुल। अब उससे क्या होता है कि ये लोग होते हैं अनएक्सपीरियंस्ड, इनके पास नॉलेज नहीं होती है। एक्चुअली में इन लोगों के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे देखा जाता है। बस इनको सिर्फ ये एक डेटाबेस दे दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि आप स्टार्ट कर दीजिए कॉल करना। मेरे पास भी कॉल आते हैं, आपके पास भी कॉल आते हैं, सबके पास जाते हैं कॉल। तो अगर आपने किसी कस्टमर को फोन किया है और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स मांगा है उनसे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से समझें, पढ़ें, देखें, एनालाइज करें। उसके बाद आप उसको भेजें कि कौन से बैंक में आपका केस अप्रूव होगा। पता चला कि आपका फाइल लिया, उन्होंने 10 बैंक्स में अप्लाई कर दिया ऑन अ रैंडम बेसिस, तो किसी ना किसी एक बैंक से अप्रूवल आ जाएगा, बाकी 9 जगह रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये 9 जगह जो रिजेक्ट हुई है फाइल, ये आपके सिविल स्कोर पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है। यही एक बड़ा पॉइंट है। लोग कहते क्या है कि हमने फलाना बैंक में लोन अप्लाई किया, वहां से नहीं मिला, दूसरी जगह किया, वहां से नहीं मिला। कहीं से भी अगर उनको मिल भी जाता तो वो कहते हैं हमने बहुत ज्यादा जगह कर दिया था। सिविल पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका? देखिए, सिविल आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सिविल एक संस्था है, इट इज एन एजेंसी। जी बिल्कुल। जो आपका सारा का सारा ब्यूरो रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलता है कि कितने, जैसे पिछले 10-15 सालों का आपका रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है फाइनेंशियल टर्म्स में, कि आपने कौन कौन से लोन लिए थे, क्या आपने टाइमली पेमेंट किया, नहीं किया, और अगर पेमेंट किया तो कितने दिन का डिले हुआ, ये सब कुछ जानकारी उसमें होती है। सिविल के बारे में थोड़ा और बताइए कि कैसे काम करता है ये संस्था। तो सिविल में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपका अगर बेसिक चीजों की मैं बात करूं तो आपका प्रोफाइल होता है, कौन कौन से मोबाइल नंबर से आपके लोन एप्लीकेशन हुए हैं, कौन सी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हुई थी। तो अगर किसी ने पहली बार अप्लाई किया है लोन के लिए तो उसे किस क्राइटेरिया पे लोन दिया जाएगा? उस सिविल स्कोर के बेसिस पे, यानी कि उसका भी सिविल स्कोर होता होगा वहां? यस ऑफ कोर्स, सिविल स्कोर तो होता है। अगर किसी ने लोन नहीं भी लिया उसका भी सिविल स्कोर जनरेटेड होता है। जैसे सिविल स्कोर 0 भी हो सकती है, सिविल स्कोर -1 भी हो सकता है। अच्छा, है ना? लेकिन अगर बैंकिंग टर्म्स में देखा जाए तो सिविल स्कोर जनरली 300 to 900 के रेंज में वैरी करता है या फ्लोट करता है। आपके कितना सिविल स्कोर होना चाहिए जिससे किसी को भी कंफर्टेबली लोन मिल जाए? देखिए, 800 प्लस सिविल स्कोर इज दी एक्सेलेंट सिविल स्कोर है, जहां पर आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। 685 एंड बिलो
बहुत कम चांसेस हैं कि आपको लोन मिल पाए, क्योंकि 685 के जितने भी सिबिल स्कोर नीचे हैं वो बैंक उसको पुअर सिबिल स्कोर के बेसिस पे देखती है। आइडियली देखा जाए, अगर मैं लेमैन टर्म्स में बताऊं तो 700 725 प्लस के जितने भी सिबिल स्कोर है दे आर ट्रीटेड एज अ गुड सिबिल स्कोर, उन्हें अच्छा माना जाता है। हाँ, उसको अच्छा माना जाता है। तो मतलब इसमें भी गारंटी नहीं है कि अगर आपका 800 से ऊपर है तो आपको लोन मिल जाएगा, ये गारंटी नहीं है। और भी कई सारे क्राइटेरिया को चेक किया जाता है। सिबिल स्कोर तो एक आपका डिसिप्लिन बताता है कि आपने जो पुराने लोन लिए हैं उसको आपने कैसे चलाया है। जी जी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं आपको लोन देने का। अच्छा। आपकी फाइनेंशियल्स कैसी है, आपका इनकम कैसा है, आपका ऑब्लिगेशंस कितना है, आपने रिसेंट में कितना लोन उठा के रखा हुआ है ना, आपका टर्नओवर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, या किस टाइप से मूवमेंट हो रही है आपकी, या सैलरी किस तरह से आ रही है। हाँ, सैलरी कितनी आ रही है, कौन कौन से डेट में आ रही है, क्योंकि लोन्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने सैलरी की बात करी तो वो पर्सनल लोन के अंदर आ जाती है। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो बिजनेस लोन के अंदर आ जाती है। अच्छा, राइट। तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। बिजनेस लोन जो होता है वो कंपनियों को दिया जाता है। हाँ, बिजनेस लोन उनको दिया जाता है जिनका बिजनेस चल रहा है, जिनको बिजनेस एक्सपेंशन करने की जरूरत है। जो कंपनी के फाउंडर्स होते होंगे वो अपनी कंपनी के लिए लोन लेते होंगे जी, वो बिजनेस लोन में आता है। जो पर्सनल लोन है, जो मेरे जैसे लोग या हमारे जैसे लोग हैं अपनी जरूरतों के लिए कभी कभी लोन लेते हैं, वो पर्सनल लोन होता है। यस, जो लोन अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं उसको पर्सनल लोन कहा जाता है। जी। जो लोन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं, बिजनेस वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं, उसको बिजनेस लोन कहा जाता है। एक आम आदमी को अगर वो लोन लेने जा रहा है उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिस आधार पर उसे लोन मिलने में कोई समस्या ना हो? तमाम चीजें क्या होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला कि लोन लेने की प्रक्रिया सिर्फ किसी एक चीजों पे नहीं डिपेंड करती, बहुत सारी मल्टीपल क्राइटेरिया है। जैसे हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल बहुत अच्छी हो और आपका टर्नओवर बहुत अच्छा हो, आपकी बैंकिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा। अच्छा। या आपका एड्रेस वैसी जो रेसिडेंस एड्रेस है वो ऐसी एड्रेस पे है जहां पर बैंक ने उसको निगेटिव कर रखा है। अच्छा, ये भी होता है कई जगहों पर उसे निगेटिव किया जाता है, बैंक अपने हिसाब से उसका आकलन करती है। जी, बैंक अपने हिसाब से उसको चेक करती है कि क्या इस एरिया में जो मैंने लोन्स बांटे हैं या लोन्स दिए हैं वहां से मेरा कलेक्शन पोर्टफोलियो कैसा है। अच्छा। अगर मेरा उस पर्टिकुलर एरिया से मेरा कलेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ वहां पर बाउंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं उस एरिया को निगेटिव क्रिएट कर दूं। अच्छा। तो मेरे लिए वहां पर ज्यादा इश्यू है कि मैं उस पर्टिकुलर एरिया में लोन ना दूं। एक सलाह आपकी क्या होगी उन लोगों के लिए जो लोन के लिए पढ़ रहे हैं अभी या लोन लेना चाहते हैं? उनके लिए क्या आपकी सलाह होगी कि क्या वो इस तरह के जो रैंडम कॉल्स आते हैं उसके थ्रू अप्लाई करें, या वो चेक कर लें पहले से कि कितनी उनकी वित्तीय जो सेहत है वो कैसी है, उसके बाद अप्लाई करें? क्या सही होगा? देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सारे टेलीकॉलर्स को ये नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रहे हैं। वो अगर कॉलिंग कर रहे हैं कस्टमर को, वो पूछ रहे हैं कि कैसे अगर उनको लोन दिलवाना है तो वो सही तरीके से लोन दिलवाएं, अपनी कंपनी की डिटेल्स भी अच्छे से बताएं, ताकि सामने वाला कस्टमर को ये ना हो कि मैं रैंडमली किसी कस्टमर को अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ। देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है। आप किसी भी रैंडम टेलीकॉलर को किसी रैंडम टेलीकॉलर ने आपको फोन कर दिया और आपने उठा के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ये कस्टमर को भी चेक करना होगा कि मैं जिसको डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ क्या वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। अच्छा। क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो मेरे को फंडिंग दिलवा सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मल आप ऐसे देखेंगे कि बिजनेस लोन में किसी भी कस्टमर को 20, 25, 30 लाख 50 लाख से नीचे नहीं चाहिए होता है। वो लोग बड़े टिकट साइज पे उनकी बड़ी टिकट साइज की रिक्वायरमेंट होती है। ये पर्सनल लोन है नहीं कि 5 लाख 3 लाख 10 लाख में मान जाएंगे। उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी होती है। जब आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी होती है तो आपको ये देखना पड़ेगा जिस बंदे ने मुझे फोन किया क्या उनकी पोटेंशियल है, क्या उनकी एजुकेशन उतनी है कि वो किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर वो उनके कर सकते हैं, ये उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप बात करते हैं उनसे भी 2-3 सवाल पूछिए। लोन अप्लाई करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। वही अगर पर्सनल लोन अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पर्सनल लोन अप्लाई करने के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए जो मैं दूं जिस आधार पर लोन आगे प्रोसेस हो? देखिए, पर्सनल लोन में ऑफ कोर्स
ये ऑब्वियस है कि पर्सनल लोन हम सैलरीड एम्प्लॉय को देते हैं। जी। किसी भी कंपनी में वो सैलरीड होगा उन्हीं को हम देंगे। अब बैंक्स ने भी क्या कर रखा है कि कंपनीज को अलग अलग ग्रेड्स में बांटा हुआ है। ग्रेड ए कंपनी, ग्रेड बी कंपनी, ग्रेड सी कंपनी, ग्रेड डी कंपनी। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट कोई आपका रेसिडेंस प्रूफ किसी भी जगह पर हो, इंडिया के किसी भी लोकेशन पे हो। हम अवॉइड करते हैं गांव के लोकेशन का, बट किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी लोकेशन का हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेसिडेंस प्रूफ लेते हैं। 3 महीने का सैलरी स्लिप लेते हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट हम इसलिए लेते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि वो सैलरी उसमें क्रेडिट हो रही है कि नहीं, और भी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, कौन कौन से रनिंग लोन्स चल रहे हैं आपके। 2 साल का फॉर्म 16 लेते हैं। अच्छा, मतलब इनकम टैक्स वो भर रहा है या नहीं ये देखने के लिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए शुरुआत में। पर्सनल लोन में 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जी। और अगर आप विद इन 2 टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो 2 दिन में आपको पता चल जाता है कि कितना हुआ है या नहीं हुआ। जी। और बिजनेस लोन अगर लेना हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए, बिजनेस लोन में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कोई कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो उसकी अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कोई पार्टनरशिप कंपनी है तो उसकी अलग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें और डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। अच्छा। LLP कंपनी है उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो हर अलग अलग कंपनी की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के सेट है। तो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, और इस पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो बैंक है ना, वो क्या ये भी देखते हैं कि वो आदमी जहां रहता है उस इलाके को भी बहुत नजर से देखते हैं कि वो किस इलाके में रह रहा है, उस आधार पर वो तय करते हैं लोन। तो एक तो मुश्किल हो जाएगी आम आदमी के लिए। मान लीजिए किसी इलाके को बैंक ने नेगेटिव जोन में रखा हुआ, तो वो कैसे लोन ले पाएगा? क्या उसको घर बदलना पड़ेगा वहां से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोन में क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटी और लोन का अमाउंट सिर्फ 3 कैटेगरी में ही हम चेक करते हैं। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे, दूसरा आपका GST के बेसिस पे, तीसरा आपका फाइनेंशियल के बेसिस पे चेक करते हैं। इसके बेसिस पे हम आपको एलिजिबिलिटी बता देते हैं कि आपका लोन जो है वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टिक मार्क्स या छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपका प्रोफाइल हम चेक करेंगे जी, आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल के साथ कनेक्टेड है कि नहीं वो चेक करेंगे, आपका रेसिडेंस चेक करेंगे, आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन सा रेसिडेंस में आप रहते हैं, रेसिडेंस जहां पर रहते हैं उसकी विड्थ क्या है, तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को भी हम चेक करेंगे। एक और पॉइंट आता है कि कई बैंक हैं, मैं देखता हूं जब कभी कभी वेबसाइट्स पर देखता हूं, 11% भी दे रही है और कोई दूसरा बैंक है वो 18% दे रही है। तो जो 18%, 11%, 12%, 15%, 18%, ये डिफरेंट रेट्स क्यों हैं लोन के लिए लेकर के? जबकि एक आदमी को 2 लाख रुपए लोन चाहिए तो हर बैंक का रेट सेम क्यों नहीं है? ये अलग अलग क्यों है? इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैंक ने जैसे कैटेगराइज कर रखा है कंपनीज को, ग्रेड ए कंपनी, ग्रेड बी कंपनी, ग्रेड सी कंपनी, ग्रेड डी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह लोन अमाउंट के बेसिस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करता है। देखिए, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है जी। हो सकता है कि आप अगर अच्छा निगोशिएट कर जाए किसी बैंक के साथ तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाएगा। अच्छा। अगर आपने अच्छा निगोशिएट नहीं किया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी लग सकता है। तो कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है। तो मतलब इसका ये मतलब है कि कोई स्टैंडर्ड रेट तय नहीं है कि 12% पर ही लोन मिलेगा या 18% पे मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो फाइल है उसकी, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। दूसरा, आप बैंक से कितना अपने फाइनेंशियल हेल्थ के आधार पर बात कर सकते हैं जी, और उनसे कितना नेगोशिएट कर सकते हैं इस आधार पे। हाँ, मतलब अगर आपका लोन हो जाता है तो आप बात कर सकते हैं कि हमको किस रेट पे मिलना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो स्टैंडर्ड रेट, बट यस, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड रेट है। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं या गूगल में काम करते हैं या जी कोटक महिंद्रा बैंक में ही काम करते हैं और आपने HDFC बैंक में अप्लाई किया हुआ है, तो आपको 10.9%, 10.50% के रेट पे मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी में काम कर रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड, छोटी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है 16% पे मिल जाए। ये वैरी कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, आपकी सैलरी पे, आपकी कंपनी कैटेगराइजेशन पे, ये सब पे डिपेंड करता है। कई बार कई लोग जो हैं अलग अलग बैंकों में अप्लाई करते हैं और उनका कई सारे बैंकों से लोन अप्रूव हो जाता है। उस वक्त में वो निर्णय किस आधार पर लें कि उन्हें कहां से लोन लेना चाहिए?
देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फोरक्लोजर चार्जेस क्या लगेंगे मेरे, अगर मैं 6 महीने बाद फोरक्लोजर चार्जेस क्या होता है ये देखिए बताते हैं। फोरक्लोजर चार्जेस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया जी और आप चाहते हैं कि, और जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया और आपने टर्म सेलेक्ट किया कि मैं 5 साल में इसको पे कर दूंगा। बिल्कुल। आप ईएमआई 5 साल के बेसिस पे पे कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके पास अचानक से बहुत पैसा आ गया, हम्म। किसी, अगर आपके फादर ने दे दिया या किसी कहीं ने से दिया, भी मेरे पास पैसा पैसा आ गया, तो आप चाहते हैं कि उस लोन को हम टेन्योर से पहले क्लोज करना चाहें, तो उसको फोरक्लोजर करते हैं। अच्छा, उस पर मतलब अगर टेन्योर से पहले आप करना चाहते हैं तो आपको अलग से चार्ज भी देना पड़ेगा। पैसा आप पहले दे रहे हैं लेकिन आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, क्योंकि उस टेन्योर तक का ईएमआई बैंक को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि बैंक सोच रही हुई ईएमआई अगर मिलता तो उनका इंटरेस्ट शायद ज्यादा बनता। जी होगा। ये बात सही है आपकी, हाँ। लेकिन अभी रिसेंट में आरबीआई की गाइडलाइंस ये आ गई जी। है कि आप चाहें तो उसको नलीफाई कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं फोरक्लोजर चार्जेस। तो लेकिन अभी भी कुछ बैंक्स हैं जो फोरक्लोजर चार्जेस ले रहे हैं। फोरक्लोजर चार्जेस जो है वो डिपेंड करता है, 2% से लेकर 6% तक वैरी करता है, बट स्टैंडर्ड रेट देखा जाए तो 4% का नॉर्मल फोरक्लोजर और चार्जेस क्या होते देखना हैं। चाहिए, और क्या देखना चाहिए किसी को? और आपको देखना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, ठीक है। ठीक है, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सा बेहतर होता है? देखिए मेरे हिसाब से रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कभी भी आरबीआई की तरफ से कोई भी फिक्स rates- मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 13% पे शुरू हुआ मेरा लोन, तो 13% ही आखिरी जब ईएमआई में पेमेंट Yes, करूंगा तो अगर रहेगा। आपके 5वें साल का 60th ईएमआई भी जाएगा तब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, कोई और, चेंजेस और जिसमें चेंज आता है, जिसको आपने क्या कहा है, जैसे फ्लोटिंग रेट Floating rate of या interest, फिर रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग रेट ऑफ तो इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है? दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी यार आरबीआई। मान लीजिए 14% से हुआ और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटेगा तो कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ भी सकता है। Yes, हाँ। दोनों चीजें हो दोनों सकती हैं। चीजें हो सकती यानी कि फिक्स में है कि आपने फिक्स कर लिया कि 14% तो 14%, अगर कल होके आरबीआई 10% करता है तो भी आपको 14% देना होगा। लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर है कि वो 10% पे आया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर 10% पे आ जाएगा। हाँ, और अभी तक आप जब भी चेक करेंगे तो हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज ऑलवेज बीन ग्रेट व्हाइल कंपेयरिंग टू फिक्स्ड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये भी एक जानकारी वाली बात अनुज जी ने बताई है कि जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा जो ग्राहक है उसके लिए फायदेमंद ज्यादातर समय देखा गया है। तो आप अपने इसको अपनी तरफ से तय कर सकते हैं कि आप क्या लेना चाहते हैं, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप लेना चाहते हैं, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। लेकिन ये अच्छा है, एक अच्छा सुझाव। एक और चार्ज बैंक लेती है जिसका जिक्र आपने नहीं किया। नहीं, मैं अभी और बता हाँ, देता हाँ। हूँ, जैसे एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फोरक्लोजर चार्जेस है, प्रोसेसिंग फी है, हाँ, इंश्योरेंस है। ये बहुत बड़ा है प्रोसेसिंग फी, इस पे नजर नहीं जाता है। कई लोन के मामलों में मैंने देखा है बहुत ज्यादा होता है नहीं, processing देखिए fee। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको बता देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस, रिन्यूअल चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस, ये कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं आपको किसी बैंक clear में बता- नहीं। किसी भी बैंक में फिक्स नहीं है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं और आपकी रिलेशनशिप बैंक से साथ कैसी है। एक वर्ड सुना होगा आपने, टीआरबी, टोटल रिलेशनशिप वैल्यू। अच्छा, अगर आप एचएनआई है, हाँ, आपका अकाउंट मान के चलिए HNI मतलब क्या होता है वो भी बता। वो होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अच्छा, जो high बड़े net- बड़े लोगों का अच्छा, खाता होता है। जी जी जी। अगर आप किसी बैंक के एचएनआई क्लाइंट हैं, या चलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अकाउंट भी रखते हैं, सेविंग अकाउंट भी रखते हैं, आपका फैमिली बैंकिंग भी उसके साथ है, आपने लोन भी ले रखा है, जी बिल्कुल। तो आप उनसे बोल सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं कि मेरा सारा का सारा रिलेशनशिप आपके साथ है। तो आप, मैंने वही बोला कि जी, कोई भी चार्जेस फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड नहीं है। आप निगोशिएट जितना अच्छा से करेंगे, उतना आपकी जितनी अच्छी रिलेशनशिप होगी बैंक के साथ, तो बैंक्स आपके साथ हमेशा खड़ा हमेशा रहेगा। खड़ा रहेगा। बैंक्स कभी नहीं चाहता कि आप, मेरा क्लाइंट लूज हो। सी एक स्टेटमेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था, या हम लोगों ने, मैं तो पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेंशन। ओके। एग्जिस्टिंग कस्टमर को बनाए रखना हमेशा सस्ता होता है और नए कस्टमर को लाना हमेशा महंगा होता है। तो अगर आप किसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन है, उनके साथ सारा रिलेशनशिप रखे हुआ आपने, सारा बैंक खाता, एफडी रखा हुआ है, आपने लोन ले रखा हुआ है, तो बैंक भी चाहेगा कि मेरा ग्राहक बाहर ना है। अनुज जी, एक बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए, इस देश में बदलाव कैसे आया है, मुझे याद है कि 90 का दशक था और उस वक्त में किसी आदमी के लिए लोन लेना सबसे मुश्किल काम होता था। उस वक्त में फोन नहीं आते थे आपको लोन देने के लिए,
उस वक्त में आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते थे उस तरह से, लोगों को घूमना पड़ता था, और तब जाकर कहीं से लोन मिल जाता था तो लगता था बहुत बड़ी जीत हो गई किसी काम के लिए अगर लोन मिल गया। लेकिन लोन को प्रोत्साहित किया गया है अभी के समय में, और लोन मिलना पहले से आसान हुआ है। तो क्या आपको लगता है प्रक्रिया और ज्यादा आसान होनी चाहिए जितनी अभी हुई है उससे, या अभी जो है वो ठीक है? नहीं, देखिए, जो आपने जिक्र किया 1990 की, उस समय क्या था कि आरबीआई लाइसेंस बहुत कम बैंक्स को देते थे। उस समय नंबर ऑफ बैंक्स बहुत कम थे, नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत कम थे, नंबर ऑफ एनबीएफसी बहुत कम थे, नंबर ऑफ फिनटेक्स बहुत कम थे। अब क्या है, सरकार ने फिनटेक्स को प्रोत्साहन बहुत दिया है, बहुत सारे फिनटेक्स ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे एनबीएफसी अपने आप को रजिस्टर कर रही है आरबीआई में और आगे बढ़ के ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत बढ़ गए हैं कस्टमर के लिए। पहले क्या होता था कि 10 बैंक है मेरे पास, मैं 10 बैंक के पास ही जाता था। अब क्या है कि मेरे पास 100 विकल्प हो गए हैं। विकल्प ज्यादा है, लेकिन उस विकल्प का जो इस्तेमाल करना है वो सोच समझकर, ये नहीं कि तमाम जगहों पे अप्लाई करते हैं। हाँ, देखिए, मैंने आपको यही बोला कि सिविल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल स्कोर इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी लेंडिंग। अच्छा। है ना? मैं सिविल, अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं सबसे पहले उस बंदे की फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूर चेक करूंगा कि पहले इसने जो लोन लिया था, क्या उसने वो पुराना लोन सही से दिया है कि नहीं दिया है। वो कैसे पता चलेगा? मुझे उनकी सिविल स्कोर, सिविल हिस्ट्री, सारा कुछ वो मुझे बता देगा। कोई आदमी अगर अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहे, हाँ, है ना, पहले अप्लाई से सकता। पहले, बैंक में लोन के लिए अप्लाई से पहले अगर चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को कि फ्री सिविल स्कोर पे ना जाएं। बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं, ट्रांस यूनियन है, इक्विफैश है, आप उस पे जाकर एक नॉमिनल सा फीस होता है 300, 350, 400 रुपए का, जिसमें आप पूरी की पूरी सिविल हिस्ट्री निकाल सकते हैं। अच्छा। अपना का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा लोन लिया आपने, कब आपने पे की, कितना दिन में पे किया, सारा कुछ निकल जाएगा। अच्छा, उसको देखने के बाद अप्लाई करना सही है। उससे पहले अगर बिना देखे करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल हालत जो है या सेहत जो है वो और खराब होने का खतरा रहेगा। अगर वैसा डिपेंड करता है, ये थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा सा अगर आप नहीं देखते हैं और आपका सिविल स्कोर कम रहता है, और अगर आप 10 बैंकों में अप्लाई कर देते हैं, तो उससे तो फाइनेंशियल सेहत पे आपके असर पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है, लेकिन ये भी नहीं करे कि आप बार बार अपना सिविल स्कोर चेक करते रहे। ये भी इम्पैक्ट करता है आपके सिविल स्कोर पे, क्योंकि नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ जाती है। नंबर ऑफ इंक्वायरीज और बढ़ जाती है। जब नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ जाती है, आप ऐसे समझिए कि अगर आपने सिविल स्कोर 10 जगह चेक किया जी, तो नंबर ऑफ इंक्वायरीज 10 बढ़ गई। तो 10 बैंकों ने चेक किया तो 10 बार चेक हुआ तो 20 बढ़ गई। हाँ। अगर आप तो फिर मान के चलिए कि आपका केस हो गया रिजेक्ट, या हाँ। कुछ किसी भी कारणवश XY रीजन की वजह से कहीं ना कहीं उस लाइन पे है कि करें या नहीं करें आपका अप्रूव जी, तो सामने वाला बैंक को ये समझ में आ जाएगी यार ये बंदा जो है ये 10-20 जगह अप्लाई किया, इसको पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो फिर वहां पर आपके चांसेस ऑफ अप्रूवल बहुत कम हो जाएंगे। और इंटरेस्ट रेट भी आपसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली लोन देने का पर्पस ये है कि मैं अगर किसी को 1 करोड़ रुपए का लोन देता हूँ तो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के EMI कहते हैं, वो मेरे को वापस आ जाए। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही है बैंक का कि मेरा बैंक का ये कहना है कि उसका प्रिंसिपल वापस आए और साथ में इंटरेस्ट भी है वापस आए, और आम लोगों को जब जरूरत हो तो उस समय में वो लोन के लिए अप्लाई भी कर सकें। सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे साथ थे यूनिफाइड लैंड के फाउंडर अनुज सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आसान शब्दों में बताया कि लोन कैसे ले सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव होगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो लोन ना लें, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगता है और वो इंटरेस्ट जो है आपके ही जमा पैसों से या आपके पास जो पैसा है उससे जाएगा। जब जरूरत हो तो निश्चित रूप से लोन लें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अनुज जी आपका। और इस तरह से लगातार हम तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे जो आपसे जुड़े हैं पॉडकास्ट में। आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।